दोस्तों, स्पोर्ट्स के नजरिए से अगर देखा जाए तो आज भारत की पहचान क्रिकेट को ही माना जाता है। पर इतिहास गवाह है कि एक समय ऐसा भी गुजरा है जब हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट ने नहीं बल्कि फुटबॉल ने असली पहचान दिलाई थी। ये वो दौर था जब हमारी भारतीय फुटबॉल टीम ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए ईरान और साउथ कोरिया जैसी मजबूत टीमों को हराकर 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए थे, जिसका सबसे बड़ा श्रेय भारतीय फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम जी को जाता है, क्योंकि ये रहीम जी ही थे जिन्होंने नंगे पैर फुटबॉल खेलने वाली इंडियन टीम को जूते पहनकर फुटबॉल खेलना और जीतना सिखाया था। यही वजह है कि 1950 से 1963 के जिस दौर में अब्दुल रहीम इंटरनेशनल फुटबॉल टीम के कोच रहे थे, उसे आज भी इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एज कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अब्दुल रहीम जी ने कैंसर से जूझते हुए भी इंडियन टीम को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर गोल्ड मेडल दिलाया था। दोस्तों, रहीम जी की ये स्टोरी इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है कि इस पर बॉलीवुड ने फिल्म मैदान भी रिलीज की है, जिसमें बॉलीवुड स्टार अजय देवगन कोच रहीम का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सैयद अब्दुल रहीम जी का जन्म 17 अगस्त 1909 के दिन भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। उन्हें बचपन से ही फुटबॉल का बड़ा शौक था, जिसके चलते सिर्फ 11 साल की उम्र में ही उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। अपने शुरुआती सालों में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट किया, जहां वे 11 हंटर्स नाम की एक टीम के लिए खेला करते थे। और फिर बाद में उन्होंने कुछ साल कमर क्लब, डच क्लब और HSV होक जैसे बड़े फुटबॉल क्लब्स के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल भी खेला। अब यूं तो रहीम जी का रियल पैशन फुटबॉल ही था, लेकिन उस समय भारत में सिर्फ फुटबॉल खेलकर अपना गुजारा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने फुटबॉल खेलने के साथ ही कई सालों तक एक स्कूल टीचर के रूप में भी काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फुटबॉल कोचिंग की शुरुआत भी स्कूल से ही की थी, जहाँ वे टीचिंग के साथ ही स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का कार्यभार भी संभालने लगे थे। रहीम जी की उम्र जब 30 साल हुई तो उन्होंने ये तय कर लिया कि वे अपना बाकी का पूरा जीवन अब सिर्फ फुटबॉल को ही समर्पित करेंगे, और उन्होंने अपनी टीचिंग की जॉब को छोड़कर फुल टाइम फुटबॉल कोचिंग करना शुरू कर दिया। अब रहीम जी चूँकि प्रोफेशनल फुटबॉल खेल चुके थे, इसलिए हैदराबाद शहर में फुटबॉल पसंद करने वाले लोगों के बीच उनका काफी नाम था, और उनकी उसी रेपुटेशन की बदौलत साल 1943 में उन्हें हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना दिया गया। इस पद को हासिल करने के बाद रहीम जी ने गौर किया कि उस समय हैदराबाद सिटी पुलिस नाम के एक फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी अंग्रेजों के स्टाइल में फुटबॉल खेला करते थे। दरअसल उस समय तक हमारा देश अंग्रेजों से आजाद नहीं हुआ था। ऐसे में ज्यादातर इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स अंग्रेजों को देखकर उन्हीं की तरह फुटबॉल खेलते थे। उन प्लेयर्स को इस तरह खेलते हुए देखकर रहीम जी को महसूस हुआ कि उन्हें उन खिलाड़ियों को सही ढंग से खेलना सिखाना चाहिए, और यही इरादा मन में लिए वे हैदराबाद सिटी पुलिस क्लब के कोच बन गए। कोच बनने के बाद उन्होंने उस टीम को एक नई तरीके से खेलना सिखाया, जहाँ उनकी इस कोचिंग का असर ये हुआ कि सिर्फ कुछ ही महीनों में ये हैदराबाद की सबसे प्रभावशाली टीम बन गयी, और इस टीम ने बंगाल और बेंगलोर जैसी मजबूत टीम्स को हराकर साल 1943 का एस गोल्ड कप अपने नाम कर लिया। और इतना ही नहीं, रहीम जी के गाइडेंस में खेलते हुए सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर ये पूरे भारत की सबसे मजबूत टीमों में भी शुमार किए जाने लगी। इस टीम की कामयाबी के चलते साल 1949 आने तक रहीम जी एक बेहद फेमस फुटबॉल कोच बन चुके थे, जिनके जबरदस्त काम को अब बड़े लेवल पर भी पहचाना जाने लगा था। और उनकी इसी कामयाबी को देखते हुए साल 1950 में उन्हें इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का कोच बना दिया गया, और फिर यहीं से उस दौर की शुरुआत हुई जिसे आज इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसके बाद साल 1951 में दिल्ली शहर के अंदर पहले एशियन गेम्स हुए, जहां इंडियन फुटबॉल टीम कमाल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंच गई। दरअसल रहीम जी ये अच्छी तरह से जानते थे कि साल 1951 में एशियन गेम्स होने हैं, इसलिए उन्होंने कोच बनते ही भारतीय टीम
टीम को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। अब फाइनल में भारत का मुकाबला ईरान से होना था, जिसे उस समय भी एक बेहद मजबूत टीम माना जाता था। 10 मार्च 1951 के दिन भारतीय टीम ईरान के खिलाफ फाइनल खेलने के लिए मैदान पर उतरी और सभी को हैरान करते हुए भारत ने वो मैच 1-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस जीत के चलते भारतीय फुटबॉल टीम की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी, क्योंकि इंडियन फुटबॉल टीम पहली बार इतना बड़ा टाइटल जीती थी। इसके बाद साल 1952 में भारतीय फुटबॉल टीम ओलंपिक खेलने के लिए फिनलैंड पहुंची। एशियन गेम में मिली जीत की वजह से सभी को इंडियन टीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इस बार हमारी टीम युगोस्लाविया के सामने 10-1 से बुरी तरह हार कर ओलंपिक से बाहर हो गई। इस शर्मनाक हार की वजह भारतीय खिलाड़ियों के पास जूते न होने को माना गया। दरअसल उस समय तक सभी इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स नंगे पांव ही फुटबॉल खेला करते थे। अब एशियाई देशों में तो फिर भी नंगे पांव खेलना पॉसिबल था, लेकिन फिनलैंड जैसे बेहद ठंडी यूरोपीय देश में बिना जूतों के फुटबॉल खेलना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। आप खुद भी सोच सकते हैं कि इंडियन प्लेयर्स के लिए उस कड़कड़ाती ठंड में बिना जूतों के फुटबॉल खेलना कितना ज्यादा दर्दनाक रहा होगा। इसी वजह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सभी इंडियन टीम्स के लिए जूते पहनकर फुटबॉल खेलने को अनिवार्य कर दिया। इसके बाद कोच रहीम ने खिलाड़ियों को जूते पहनकर खेलना सिखाया और आगे के टूर्नामेंट्स के लिए तैयारी शुरू कर दी। साल 1956 में भारतीय टीम ओलंपिक खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई, जहां उसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक व मजबूत टीम को 4-2 के स्कोर से हराया, बल्कि साथ ही ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली एशियन टीम बनकर एक नया इतिहास भी रच दिया। और अपनी जबरदस्त फॉर्म को इसी तरह जारी रखते हुए साल 1958 के एशिया कप में भी भारत ने 4th पोजीशन हासिल की, यानी इंडियन फुटबॉल उस समय अपने शीर्ष पर था। लेकिन इंडिया को यहाँ तक लाते लाते कोच रहीम की तबीयत अब काफी खराब होने लगी थी। दरअसल उनकी धूम्रपान करने की आदत ने उन्हें कैंसर का पेशेंट बना दिया था, लेकिन फिर भी अपनी तबीयत की चिंता किए बिना वे लगातार इंडियन टीम के लिए कोचिंग करते रहे। इसके बाद वक्त आया इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में होने वाले 1962 के एशियन गेम्स का, जिसमें भारत और इंडोनेशिया के बीच काफी विवाद भी हुआ था। दरअसल उस समय इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिटिकल रीजंस के चलते इजराइल और ताइवान के प्लेयर्स को वीजा नहीं दिया था। इस पर इंडियन गेम्स के चीफ ने नाराजगी जताते हुए इंडोनेशियन गवर्नमेंट के इस फैसले का विरोध किया और कहा कि सरकार को खेल और पॉलिटिक्स एक साथ नहीं मिलाने चाहिए। लेकिन उनके ऐसा कहने की वजह से इंडोनेशिया की सरकार और वहां के लोग भारत से नाराज हो गए और वहां जगह जगह पर भारतीय खिलाड़ियों का विरोध होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि फुटबॉल को छोड़कर बाकी के ज्यादातर खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बिना खेले ही भारत वापस लौटना पड़ा और कोच रहीम ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह फुटबॉल प्लेयर्स को खेलने के लिए राजी किया। उन हालातों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम जब मैच खेलने के लिए जाती थी तो लोग उनकी बस पर पथराव करते थे। कई बार मजबूरी में इंडियन प्लेयर्स को बस की सीटों के नीचे छिपकर सोना पड़ता था और जब इंडियन प्लेयर्स मैदान में उतरते थे तो स्टेडियम में मौजूद लाखों लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करते वो उन्हें बुरा भला कहते थे। उस समय स्टेडियम में भारतीय झंडा लहराना तो दूर, राष्ट्रगान गाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में कोच अब्दुल रहीम ड्रेसिंग रूम में राष्ट्रगान गाकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते थे। इस तरह जैसे तैसे करके इंडियन टीम एक एक मैच खेलते हुए आगे बढ़ी और जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुँच गयी। उस समय कैंसर की वजह से कोच रहीम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत रखकर वे टीम के साथ डटे रहे। लगातार मैच खेलने की वजह से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी बुरी तरह से थक चुके थे, जिसमें गोलकीपर बीमार व 2 खिलाड़ी बुरी तरह घायल भी थे। टीम का मनोबल बहुत ज्यादा डाउन था, लेकिन कोच रहीम प्लेयर्स को मोटिवेट करने में माहिर थे और ये उनका मोटिवेशन ही था कि वो तीनों घायल खिलाड़ी फाइनल खेलने के लिए मैदान में उतरे। उस समय स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे और वे सभी भारत की विरोधी टीम
टीम साउथ कोरिया को चीयर कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत ने वो मैच 2-1 से अपने नाम किया और एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास लिख दिया। इस तरह कोच रहीम के मार्गदर्शन में भारतीय फुटबॉल टीम अपना दूसरा गोल्ड लेकर वापस लौटी। लेकिन इस दौरे से लौटने के बाद अब्दुल रहीम को अपनी लगातार बिगड़ती हुई तबीयत की वजह से कोच का पद छोड़ना पड़ा और कुछ समय तक कैंसर से जूझने के बाद आखिरकार 11 जून 1963 के दिन सिर्फ 53 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। इंडियन टीम के पूर्व कोच अल्बर्टो फर्नांडो ने एक बार बताया था कि ब्राजील में फुटबॉल टीम की जो तकनीक प्लेयर्स को 1964 में सिखाई जा रही थी, रहीम जी वो तकनीक अपने प्लेयर्स को 1956 में ही सिखा चुके थे। इससे पता चलता है कि वो अपने समय से कितना आगे थे और इसीलिए आज उन्हें एक महान कोच व फुटबॉल जीनियस के रूप में याद किया जाता है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।